नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट हमारा 17वां मॉक टेस्ट होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होते हैं और इनको हम ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करते हैं, इनसे जुड़े हुए, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, उन्हीं से जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहीं पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। आज हमारा ये 17वें नंबर का मॉक टेस्ट होगा। इसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को यहां पर लिया है, जो कि यूके एसएससी के आपके पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, उसके सिलेबस पर हैं। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं हिंदी के, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर होंगे जीके के। ठीक है, और इसी में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 16 मॉक टेस्ट कवर किए हैं, जो कि यूके एसएससी के पैटर्न पर हैं, जनरल पेपर के। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, भारतीय शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है। जो ये शब्द है ये आपके भारत से बना है। ठीक है, भारत में जब हमने ये प्रत्यय लगाया तो शब्द मिलकर बना भारतीय। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं। ये दोनों पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथ साथ में हम पूरे में कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलूंगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, हंसना क्रिया क्या होती है। देखिए, हंसना कौन सी क्रिया है आपने बतानी है। तो हंसना जो है ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने क्रिया को कवर किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको केवल एक शब्द दे देगा और पूछेगा कौन सी क्रिया है, ये अकर्मक है, सकर्मक है, कौन सी क्रिया है। तो वहां पर हमने देखा कि इसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अगर हम इससे कोई वाक्य बना दें कि राम हंसता है, ठीक है, हमने बना दिया राम हंसता है। हम अगर प्रश्न करें कि राम क्या हंसता है, ठीक है, क्या हंसता है, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। और जहां पर हमें आंसर नहीं मिलता है वो आपका अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि जहां पर कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्रिया को आप डिटेल में उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्रिया आपको मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में वहां पर पूरा टॉपिक समझाया है और क्रिया के जो अलग अलग भेद होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। टाट उलटने का अर्थ होता है दिवाला निकलना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है यहां पर आध्यात्मिक। ठीक है, जो आध्यात्मिक होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी तीनों तरीके गलत हैं। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में मैंने कोशिश करी है, चाहे वो हिंदी वाला सेक्शन हो, उत्तराखंड का सेक्शन हो या जीके का, हर टॉपिक से जो जो आपके सिलेबस में है मैं कम से कम एक क्वेश्चन यहां पर आपको दे सकूं, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आपने कितनी चीजों को कितने अच्छे तरीके से कवर किया है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक होता है सही वर्तनी। नेक्स्ट है हमारा, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। यह प्रश्न हाल ही में यूपीएसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। बच्चा शब्द का तत्सम होता है वत्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो एज इट इज, जैसे संस्कृत में इस्तेमाल हो रहे थे वैसे ही हिंदी में आ जाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, जैसे वत्स और बच्चा एक ही शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। देखिए, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है आपका किससे हुआ है? सौरसेनी। अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल में जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में कैसा देखने को मिलता है और कैसा आपको बुक में दिया है, जो ब्रज भाषा है इसका विकास आपकी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी
सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि वो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कौन से अपभ्रंश से आई है। ठीक है, अगर पूछेगा कौन सी भाषा से निकली है तो पश्चिमी हिंदी से निकली है ब्रज भाषा। अपभ्रंश पूछेगा सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से और कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है तो देखिए ब्रज भाषा का हुआ है। इसके अलावा जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का विकास भी पश्चिमी हिंदी यानी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी। इसके अलावा बुंदेली, कन्नौजी, ये दोनों भी कहां से निकली हैं, पश्चिमी हिंदी से। इनके अलावा हरियाणवी बोली भी पश्चिमी हिंदी से निकली है और हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे किससे निकले हैं, पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी किससे निकली है, आपके सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है हमारा गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन यूपीएसएससी में पूछा गया और उत्तराखंड में भी अष्टछाप को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन अभी तक जो मैं देख चुका हूं यूपीएसएससी में प्रीवियस ईयर के पेपर में, एक क्वेश्चन पूछा गया था अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अष्टछाप क्या है, तो 8 कवियों का समूह है। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन ये बन जाए कि जो अष्टछाप है इनकी स्थापना किसने करी थी। सही आंसर है गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, प्रश्न यहां पर यह है कब करी थी, सही आंसर होगा 1565 में। ठीक है, तो 8 श्रेष्ठ जो कवि हैं उनका एक समूह है अष्टछाप और इन्हीं को कहा जाता है अष्टछाप। ठीक है, इनकी स्थापना किसने करी है, गोस्वामी विठलनाथ। देखिए गोस्वामी विठलनाथ कौन थे, देखिए सूरदास जी हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और गोस्वामी विठलनाथ ये इनके पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इनके 4 शिष्य, इन चारों को मिलाकर बना है अष्टछाप। ठीक है, तो इनके 4 शिष्य हैं और इनके पिता जो वल्लभाचार्य हैं उनके 4 शिष्यों को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी। कौन कौन आते हैं इनमें, तो इनमें आपके 8 हैं। कौन कौन, एक है सबसे फेमस जो है वो है सूरदास जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहते हैं। इसके अलावा कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 क्या हैं, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बाकी के 4 जिनमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये चारों गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, तो आपको 8 के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन बनता है कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन यहां पर मिल गए कि किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन इसमें शामिल हैं, किस किस के शिष्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो देखिए यह घोड़ा अच्छा है, यहां पर आपने बताना है कि जो यह है ये क्या है इसमें, तो ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम होता है, तो ये संज्ञा के स्थान पर आया है यहां पर। ठीक है, तो यह यहां पर क्या है, सर्वनाम है। निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द कौन सा है, तो इनमें से पुर्तगाली शब्द है आपका पादरी और ये यूकेएसएससी के द्वारा ही पूछा जा चुका है। लिपि का अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड में आ चुका है। लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, चालबाज। ठीक है, और इसका विलोम शब्द होगा सरल यानी सीधा। ठीक है, तो कुटिल का विलोम होता है सरल, कुटिल का विरोध जटिल मत कर देना। ठीक है, विलोम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम के रचयिता कौन है, तो एक प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमा आश्रम, इसके रचयिता हैं आपके ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है प्रेमा आश्रम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद को लेकर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं और कई सारे बन चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ 1880 में, बनारस में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1936 में हो गया था। ठीक है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था धनपत राय। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म याद रखना है, निधन याद रखना है और इनका मूल नाम। इनका उपन्यास हमने देखा प्रेमा आश्रम, इनके अलावा इनके कई सारे उपन्यास और हैं जैसे सेवा सदन, कायाकल्प, गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि और निर्मला। ये सभी उपन्यास किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के।
आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि आदिकाल को कई सारे अन्य नाम दिए गए हैं अन्य अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो नाम पड़ा है आदिकाल, ये किसने दिया था? तो ये नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हिंदी साहित्य में आदिकाल जो माना जाता है ये आपका 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है, ठीक है। और इसको आदिकाल का ये जो नाम है ये किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। कई सारे नाम इस काल को मिले हैं, जैसे कि जो आदिकाल है इसे सिद्ध सामंत काल ये किसने कहा था? ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने वीर गाथा काल कहा आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने बीज वपन काल कहा था आदि काल को, ठीक है। जो रामकुमार वर्मा थे उन्होंने संधि काल कहा था आदि काल को। ये कुछ अन्य अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1907 में, ठीक है। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो यूपी के बलिया में इनका जन्म हुआ था। याद आपको रखना है क्योंकि सिलेबस में दिए गए लेखक हैं और इनसे जुड़े हुए आपको खास तौर पर इनके जन्म और निधन की आपको याद रखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म 1907 में हुआ और इनका निधन 1979 में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ जन्म? यूपी के बलिया में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपसे पूछी जाती हैं तो आप उनको नोट कर लीजिए, जैसे आलोक के पर्व, ठीक है, अशोक के पर्व, ठीक है, आलोक पर्व अलग है। अशोक के फूल ये इनकी रचना है। कुटज, कल्पलता ये क्या है? इनके निबंध है, ठीक है। इनके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। इनके अलावा अनाम दास का पोथा, ठीक है, चारुचंद्र लेखा, ठीक। इसके अलावा इनकी कबीर, ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। इनकी एक रचना है आलोक पर्व जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में, ठीक है। तो अशोक के फूल इन्हीं की रचना है, आलोक पर्व इन्हीं की रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये क्वेश्चन पेपर में पिछले साल पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को। इनका नाम भी है सिलेबस में तो हमको याद रखना है, ठीक है। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और हिंदी के लिए पाने वाली पहली महिला कौन है? महादेवी वर्मा। ओवरऑल की बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो वो है आशापूर्णा देवी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। तो मुहावरा है शैतान की आंत, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। नाटक स्कंदगुप्त किसकी रचना है? तो देखिए एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है स्कंदगुप्त और ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताएं। तो ऐसे पैटर्न पर भी अब क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछली बार बने थे। तो दो शब्द आपको दिए गए और उसी क्रम में आपको आंसर यहां पर चुनना है। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और ना जानकार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है ये शब्द को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर यानी कि जो कंपन होता है हमारी स्वर तंत्रियों में जिसे हम कहते हैं घोषत्व के आधार पर, तो इस आधार पर स्वरों को या व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, अघोष और सघोष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष, ठीक है। जो आपके 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, इन 5 वर्गों में जो पहला और दूसरा वर्ण होता है हर वर्ग का वो होता है आपका अघोष, ठीक है।
जो पहले 2 वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं और बाकी के 3 आपके सघोष होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। चलिए, अल्मोड़ा स्थित, तो आपकी यहां पर हिंदी खत्म हो गई है और अब आपके उत्तराखंड और जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आप अपने स्कोर को भी काउंट करते हुए चले कि आपको किस प्रश्न का उत्तर पहले से आता था, किस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर नहीं आता था। तो आप अपने नंबर्स को भी काउंट करते हुए चले और वीडियो के एंड पे हमें जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पे रहा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है सीरीज हमारी ये वाली, तो हम कोशिश करेंगे कि अब से हफ्ते में कम से कम एक दिन हम इसी प्रकार 100 नंबर का पूरा सिलेबस पर बेस्ड मॉक टेस्ट यहां पर आपके लिए लेकर आए। लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो ही हम आगे इनको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए, अब हिंदी खत्म हो गई है, जीके और उत्तराखंड को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, मल्ला महल आपका कहां पर है? अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा में आपका खगमरा का किला है, ठीक है, इसका निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था। ठीक है, लाल मंडी का किला है, इसका निर्माण बालो कल्याण चंद ने करवाया था। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो लाल मंडी का किला है इसे ही फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, यह था नाग दशक। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। मगध के ऊपर हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना करी थी बिंबिसार ने। ठीक है, संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आया अजात शत्रु। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उसका पुत्र आया जिसका नाम था उदयन। ठीक है, अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयन। और उदयन के पुत्र का नाम था नागदशक, जिसको इसी के आमत्य शिशुनाग ने गद्दी से हटाया और मगध के ऊपर शिशुनाग वंश की स्थापना करती थी। ठीक है, ये पूरा क्रम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। हर्यक वंश पूरे शासकों के मैंने आपको नाम बताए। पहला बिंबिसार, दूसरा बना अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या करी थी। तीसरा था उदयन, उदयन ने अपने पिता की हत्या करी थी। और चौथा था नागदशक, जिसको हटाया गद्दी से किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लहचारी किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो लहचारी नृत्य जो है ये आपका थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए, खेल प्रशिक्षक जो कोचेस होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, और इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो देखिए, जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक दिया जाता है जीवन काल के लिए और एक जो नॉर्मल कोचेस होते हैं उनके लिए। ठीक है, जो नियमित तौर पर दिया जाता है। तो नियमित तौर पर जिनके स्टूडेंट्स कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जिनको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल के लिए, उनको इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो कब शुरुआत हुई इसकी? 1985 में। अगर हम अन्य खेल पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और इसके तहत 15 लाख रुपए अब दिए जाते हैं। ठीक है, एक और है आपका जो खेलों का सर्वोच्च अवार्ड है भारत में, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका अब नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो नया नाम आपको याद रखना है, पहले किसके नाम पर था वो भी आपको याद रखना है। खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत होती है 1991-92 में से इस अवार्ड की शुरुआत होती है। खेल रत्न अवार्ड के तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और अवार्ड है ध्यानचंद पुरस्कार, दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसके तहत भी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कौन सा अवार्ड कब शुरू हुआ और कितनी धनराशि दी जाती है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। नेक्स्ट है हमारा, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कोई भी ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक होता है, जब उस दूरी को या उस घटना को क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? तो सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। ठीक है, और पृथ्वी सूरज से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को।
ठीक है, उस घटना को अपसौर कहते हैं। जब सबसे दूर होगा अपसौर, जब सबसे नजदीक होती है तब उपसौर। नेक्स्ट है हमारा, अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो वीर केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को, और यह क्वेश्चन यूकेएसएससी में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहां स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपके रुद्रपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? यानी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग या स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था? यह हुआ था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। जो 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की जाती है। झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? झालाकोट परियोजना आपके टिहरी में है और ये आपके धर्मगंगा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन डी। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया था? यानी कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? सही आंसर है 1909 का मॉर्ले मिंटो जो सुधार था, इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग जो निर्वाचन क्षेत्र था, निर्वाचन मंडल था, इसकी व्यवस्था यहां पर की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और देखिए, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, बस मैंने उनको और थोड़ा सा डिटेल में आपसे यहां पर पूछा है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी ये कई बार तक आपसे पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन ये नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? यानी कि 4 समूह दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा है जिसमें तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और चारों में ये दोनों सेम है, ठीक है। बस हमें केवल आखिरी वाले को देखना है। प्लॉटर की बात करें, यह आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, केवल स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी जिले का रंजघेवा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, टिहरी का जो ये रंजघेवा क्षेत्र है आपका, ये फॉस्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा कहां होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन। जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर नाथ, इनकी शीतकालीन पूजा आपके ऊखी मठ में होती है, ठीक है। जहां पर प्रथम केदार की पूजा होती है, जहां पर मुख्य केदारनाथ धाम की पूजा होती है, वहीं ऊखी मठ में ही इनकी पूजा भी होती है, ठीक है। यानी प्रथम और द्वितीय केदार दोनों की पूजा कहां होती है? ऊखी मठ में। जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, इनकी पूजा मक्खू मठ में होती है। जो चतुर्थ केदार हैं आपके रुद्रनाथ, इनकी पूजा गोपेश्वर में होती है। और जो पंचम केदार हैं कल्पेश्वर नाथ, उनकी पूजा शीतकाल में उन्हीं के स्थान पर होती है, क्योंकि पंचम केदार कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है। शीतकालीन में भी वो खुले रहते हैं। चलिए, ये आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं कि किन केदार की पूजा कहां पर होती है। नेक्स्ट है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है और दादा भाई नौरोजी से तो बहुत क्वेश्चन आयोग पूछता है। इसकी स्थापना होती है 1866 में, और कब होती है, कहां पर होती है? लंदन में होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर। देखिए, जीवाश्म जो है आपका, ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान या परतदार शैल भी कहते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी, तो ही आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे। जीवाश्म किसमें मिलता है? जो आपके अवसादी चट्टान होते हैं। जैसे आपके प्रमुख अवसादी चट्टान कौन कौन से हैं? बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये अवसादी चट्टान है, और यही आपकी परतदार चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अब देखिए, यही क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? मैक्सिमम जो आपके निर्वाचन को लेकर निपटारे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट हल करता है। ठीक है, ये सब जानते हैं। प्रश्न ये है किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है? तो यह आपके आर्टिकल 71 में कहा गया है। ठीक है, कि इनके निर्वाचन से जुड़े हुए अगर कोई भी विवाद सामने आता है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, जो लक्षद्वीप है आपका, इसकी आधिकारिक भाषा है मलयालम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। लक्षद्वीप कौन से आपके किस सागर में है? या आपके बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है? तो लक्षद्वीप आपके अरब सागर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 36 द्वीप समूह का एक समूह है लक्षद्वीप, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 1956 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? 1956 में। ठीक है, कौन से वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है। ठीक है, सुंदरवन किन वनों का क्षेत्र है? मैंग्रोव वन वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, और जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वहीं पर है, और वो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। वो भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, जो सुंदरवन डेल्टा है, जहां पर ये आपके मैंग्रोव वन है, सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके किसमें है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा रामसर की सूची में शामिल है 2019 से, और सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। साथ साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्टों को जरूर लिखते हुए चले, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से मिलते जुलते या वही क्वेश्चन हम यहां पे कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनको आप नोट करते हुए जरूर चलें। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 4 साल चली थी। ठीक है, 1974 में शुरू होती है, 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है वो इसे समाप्त कर देते हैं और रोलिंग प्लान को चला देते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने अभी तक भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं 1951 से लेकर के 2017 तक की सभी को कवर किया है। आप उसे हमारा जो सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर 2.0, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का जो प्रावधान किया गया है यह आर्टिकल 29 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। भारत में वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है? इनमें आते हैं मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ठीक है, पूछा जा सकता है। रिस्पना नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, रिस्पना देहरादून में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, आपसे पूछी जाती है। रिस्पना जो है आपकी ये सिसवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो रिस्पना और एक और नदी है विंदाल, ये दोनों की दोनों, ये जो रिस्पना और विंदाल है दोनों की दोनों सिसवा की सहायक नदी हैं। और ये जो सिसवा है और इसके साथ ये वाल्दी, ये दोनों की दोनों सोंग नदी की सहायक नदी हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, और सोंग नदी आप सभी जानते हैं गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट कहाँ स्थित है? देखिए, ये कफरकोट है, कपकोट नहीं है जो बागेश्वर में है। ठीक है, कफरकोट उत्तराखंड का प्राचीन स्थल ये आपके अल्मोड़ा में है। कुछ दिन पहले जब हम उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में, उसमें हमने इस प्रश्न को देखा था। तो काफी अच्छा प्रश्न है। जो उत्तराखंड का प्राचीन स्थल है कफरकोट, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है कपकोट के साथ। कपकोट पेपर में पूछी जा चुकी है कि कपकोट तहसील किस जनपद में है? बागेश्वर में है। तो ये आपको इसके साथ कंफ्यूज करता है। ठीक है, और एग्जामिनर आपको पहला ही ऑप्शन बागेश्वर का देगा। तो ये अल्मोड़ा में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
ब्रिटिश काल में गढ़वाल में कितने परगने और पट्टियां थी? देखिए, ब्रिटिश काल में गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। ठीक है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में आपके 19 परगने और 125 पट्टियां थी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? देखिए, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है इसे जारी करता है IBRD। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका वार्षिक प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर हम बात करें जो आपकी एक और रिपोर्ट आती है मानव विकास सूचकांक HDI, इसको कौन प्रकाशित करता है? तो इसे UNDP प्रकाशित करता है। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन मत करना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे UNDP करता है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसे IBRD के द्वारा जारी किया जाता है। टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? देखिए, टॉमस मुनरो जो था इसका संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति कौन है? टॉमस मुनरो। भारत में अंग्रेजों के द्वारा मुख्यतः 3 बंदोबस्त चलाए गए थे। एक था आपका स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, एक था महलवाड़ी और एक था आपका रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी का हमने देख लिया, टॉमस मुनरो था। एक और चीज आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में ये जो 3 बंदोबस्त थे सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, ये लगभग 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो महलवाड़ी बंदोबस्त था, इसे केवल 30% क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, और बाकी का जो आपका बचा 19% वहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो तीनों आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। जैसे टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी से संबंधित है, इसी प्रकार जो स्थायी बंदोबस्त है इससे कार्नवालिस संबंधित है और महलवाड़ी बंदोबस्त से आपका जो हॉल्ट मैकेंजी है वो संबंधित है। तीनों आपको याद रखने हैं। टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना नरेंद्र शाह के काल में हुई थी 1921 में। ऑप्शन डी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, इंडियन मिरर जो ये अखबार था ये आपके 1861 में आना शुरू हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था और यही अखबार आगे चलकर ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र भी बना था। तो पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र कौन था? इंडियन मिरर। कहां से आता था? कलकत्ता से। इसको द्वारकानाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा जारी किया गया था। उगते सूर्य की किरण किसकी रचना है? तो उगते सूर्य की किरण ये रचना है शैलेश मटियानी की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। शैलेश मटियानी को लेकर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। शैलेश मटियानी की एक रचना उगते सूर्य की किरण याद रखेंगे। इनके अलावा बोरीवली टू बोरीबंदर, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, ये सारे किसकी रचनाएं हैं? शैलेश मटियानी की। ठीक है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहां पर है? तो ये आपके रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य किससे है? तो उत्तराखंड में सौण या सैण जो ये शब्द होते हैं ये समतल भूक्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आया, आप सभी जानते हैं ह्वेनसांग की यात्राओं को लेकर लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसकी भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था मथुरा। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में एक सम्मेलन होता है और वहीं पर इस रेखा को यहां पर डिसाइड किया गया था। ठीक है, जो 180 डिग्री की दिशांतर रेखा है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग आपका 2003 में बना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, प्रसिद्ध किताब है इंडिया फॉर इंडियंस और इस किताब के लेखक है चितरंजन दास।
चित्तरंजन दास और इनके सहयोगी मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1923 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को लेकर क्वेश्चन बनते हैं और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इंडिया फॉर इंडियंस किसकी किताब है? चित्तरंजन दास की। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। किस जगह पर किया था पूछा जाता है, तो इलाहाबाद में किया था, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए, इन्हीं को, जो ये चित्तरंजन दास हैं, इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। जनकताल किस जनपद में स्थित है? तो जनकताल जो है आपका ये उत्तरकाशी में स्थित है। नीलकंठ पर्वत राज्य के किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो नीलकंठ पर्वत है ये आपके चमोली में है और इसी पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? नीलकंठ पर्वत को। कहां पर है? चमोली में। अगर आपसे होता नीलकंठ मंदिर कहां पर है, तो आप बताते पौड़ी में है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, उत्तराखंड युवा परिषद, इसका गठन 1976 में किया गया था और 1978 में इस परिषद के जो सदस्य थे, इनके द्वारा संसद का घेराव किया गया था। तो दोनों याद रखने, ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड के जो युवा परिषद था, इनके द्वारा संसद का घेराव किस वर्ष में किया गया? 1978। बना कब था? 1976। द पंडित पुस्तक किसकी रचना है? तो काफी प्रसिद्ध किताब द पंडित। यह जो किताब है ये नैन सिंह रावत के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। किसके ऊपर है? नैन सिंह रावत के ऊपर। लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। द पंडित जो किताब है ये डेरिक वॉलर की किताब है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से किस मेले में वर्षा के आगमन की पूजा की जाती है? तो वर्षा के आगमन की पूजा मोष्टामानु मेले में की जाती है। यह मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है। बौराणी मेला, चौपखिया मेला, ये सारे मेले पिथौरागढ़ के हैं, आपको ध्यान रखने हैं। 200 रुपए के नोट पर के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? यानी कि जो 200 रुपए की नई करेंसी है, नया नोट है, इसके ऊपर कौन सी चीज, कौन सा जो है आपका वो छपा रहता है, कौन सा चित्र है? राइट आंसर है यहां पर 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप छपा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि 10 रुपए के नोट पर क्या छपा होता है, 10 रुपए के नोट पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो छपा होता है, ठीक है। 50 रुपए के नोट पर क्या छपा होता है? हम्पी का जो पत्थर है, पत्थर से बना हुआ जो रथ है, ठीक है, हम्पी के जो रथ है वो बना होता है 50 रुपए के नोट पर, ठीक है। 100 रुपए के नोट पर क्या बना होता है? 100 रुपए के नोट पर जो गुजरात में है रानी की वाव, वो बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 500 रुपए का नोट होता है, आप सभी जानते हैं 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना होता है और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान बना होता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, आपको सारे याद रखने हैं। आजाद उपनाम से प्रसिद्ध श्रीधर केमोठी का संबंध किस जनपद से था? देखिए, श्रीधर केमोठी आजाद इनका पूरा नाम है और एक एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति को आजाद उपनाम से जाना जाता है, तो आंसर था श्रीधर केमोठी। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि इनका संबंध कौन से जनपद से है, तो ये आपके चमोली से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चमोली में 1919 में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों जैसी है, कौन सा है? तो वो है आपका आदि बद्री। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? ये है आपका भाग 10। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो भाग 10 है वो आपके अनुसूचित जनजाति और जनजाति से संबंधित है, ठीक है, क्षेत्र से, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से है। चलिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर साम्राज्य को लेकर भी क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो वहीं से मैंने इस प्रश्न को बनाया है। विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था बुक्का प्रथम और इसी ने अपने राजदूत चीन के राजा के पास भेजा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब होती है? आपसे प्रश्न बनता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है।
कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की जाती है। ठीक है, बुक्का प्रथम राजा बनता है 1356 में। ठीक है, पहले राजा हरिहर बनता है और फिर बुक्का प्रथम बनता है। 1356 से लेकर 77 तक ये यहां पर राजा था। ठीक है, जो हरिहर और बुक्का थे, इन दोनों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना करी। किस वंश की स्थापना करी थी? वंश का नाम पूछा जाता है। इन दोनों ने यहां पर संगम वंश की स्थापना करी थी, यानी कि जो वंश इन्होंने चलाया उसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी कहां पर थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। ठीक है, पूछा जाता है। इनकी राजभाषा क्या थी? इनकी राजभाषा थी तेलुगु। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी आपका? यह आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट किताब है और काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी ये किताब है। अ नेशन इन मेकिंग, यह किताब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में एक संस्था बनाई थी। ठीक है, किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों ने 1876 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे भारत संघ। तो पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब करी? 1876। इसी संस्था को, ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इसी को ही कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसको कहते हैं? जो इन दोनों ने बनाई थी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा, एक और चीज आपको याद रखना है। मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनके अलावा ये पहले भारतीय थे जिनको अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने आंदोलन चलाया था तो आपको ये पूछा जा सकता है। सिविल सर्विसेज आंदोलन किसने चलाया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बर्खास्त होने वाले सिविल सर्विस से भी पहले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सप्ताह के नामों का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो यह मिलता है हमें राजी जनजाति में, ऑप्शन बी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निर्वाचित सदस्यों की मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या हो सकते हैं 250। ठीक है, और इनमें से आप जानते हैं 12 सदस्य कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। तो निर्वाचित कितने बचे? निर्वाचित बचे हैं आपके 238। तो मैक्सिमम कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 238 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, 250 नहीं होते हैं, वर्तमान में 245 ही होते हैं। इनमें से मैक्सिमम कितने निर्वाचित होते हैं? 233। तो ये आपको याद रखना, इस प्रश्न का आंसर होगा 238। ठीक, क्योंकि निर्वाचितों की बात पूछी जा रही है, 12 मनोनीत होते हैं। एक आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये प्रावधान किस देश के संसद से, किस देश के संविधान से लिया गया है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसएससी के द्वारा इसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए कोठार बांध आपके अल्मोड़ा में और यह कोसी नदी पर बना हुआ है। कालसी अभिलेख की खोज कब करी गई थी? देखिए कालसी अभिलेख की खोज ये करी गई थी 1860 में, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, ये जो अभिलेख है किसका है? तो अशोक मौर्य का अभिलेख है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो उस समय यहां पे शासन कर रहे थे कुड़िंद वंश। ठीक है, तो कुड़िंद किसके अधीन थे? कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे। ये जानकारी हमें कालसी अभिलेख के होने से यहां पर मिलती है। ठीक है, अशोक का अभिलेख है 257 ईसा पूर्व का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है कब का? 257 ईस्वी ईसा पूर्व का। मिला कब? 1860 में। किसने खोजा? जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है, लिपि इसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल है, और अगर भाषा की बात करें तो कालसी अभिलेख में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? तो देखिए बख्तरबंद दुर्ग ये कहा था रणथंभौर के किले को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो अबुल फजल को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। अबुल फजल ने जो राजस्थान के कुछ प्रमुख किले थे उन सब के बारे में कहा था कि बाकी के सारे किले तो एक तरीके से जीतने लायक है, लेकिन जो ये रणथंभौर का किला है यहां एक बख्तरबंद दुर्ग है। ठीक है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का कबीर भजन सिंह को कहते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद या गढ़वाल का प्रेमचंद, पहाड़ का प्रेमचंद ये विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। शिव प्रसाद डबराल को आप जानते हैं, इनकी तुलना बाण भट्ट से की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। या शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन द्वारा किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा गया था? बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है। फ्रांसिस हैमिल्टन इतिहासकार ने दीपचंद को गूंगा शासक कहा था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कालीन सूबों की संख्या कितनी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल कालीन सूबों की संख्या 15 थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कुछ समय से लगातार सूबे आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अकबर के काल में सूबों की संख्या 12 थी, जहांगीर के काल में 15 थी, शाहजहां के काल में 18 थी और औरंगजेब के काल में 20 थी। गोविंद वल्लभ पंत के राजनैतिक गुरु कौन थे? देखिए जेबी पंत उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। इनके राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के भी राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महागोविंद रनाडे जो थे, एमजी रनाडे, वो गोखले के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो जो उत्तराखंड में हुए हैं बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, इन दोनों के राजनैतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जिन्हें कुमाऊं का शेर कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर, हर्षदेव औली, इनके गुरु थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। जो पंपास हैं ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हेनरी रैमजे द्वारा तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट किस वर्ष तैयार कराई गई थी? देखिए हेनरी रैमजे के द्वारा तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट 1861 में तैयार करवाई गई थी। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो पहला वन बंदोबस्त था वो हेनरी रैमजे ने ही किया था 1861 में, और इसी वर्ष उसने जो तराई भाबर के वन हैं इनकी रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी। 2-3 क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं तराई भाबर और हेनरी रैमजे को लेकर के, जैसे तराई इंप्रूवमेंट फंड, इसकी स्थापना कब हुई? तराई इंप्रूवमेंट फंड ये 1883 में बना। ठीक है, हेनरी रैमजे से पूछा जाता है हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनी? ये बनी 1867 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तराई भाबर खेतिहार न्यास निधि ये कब बनी? ये बनी 1906 में। तो तीनों आपको याद रखने हैं। कीर्ति ग्लेशियर कहां स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है, और इसे लागू 1989 में किया गया था। भिटाव जलप्रपात किस जनपद पर है? तो भिटाव जलप्रपात आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो काफी इंपॉर्टेंट नाटक है मृच्छकटिकम, ये जो रचना है, और यहां शूद्रक की रचना है, ऑप्शन डी। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद को आपके 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आपको याद रखनी है। ठीक है, ऋग्वेद को लेकर आपसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वो भी आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता थे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र देवता का उल्लेख किया है। इंद्र देवता के बाद अग्नि देवता का उल्लेख किया है।
भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? देखिए, भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर बना था। ठीक है, संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। मार्च 1946 में ये भारत आते हैं, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है, गढ़वाल के वनों को 2 भागों में कब बांटा गया था? देखिए, गढ़वाल के वनों को 2 भागों में, उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल के वनों में 1914 में बांटा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये पूछा जाता है 2 भागों में कब बांटा? 1914। इनका एकीकरण कब किया गया? एकीकरण कर दिया गया फिर से 1924 में। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक कौन थे? देखिए, जो गढ़वाल के पहले विधि स्नातक थे इनका नाम था तारादत्त गैरोला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ स्नातक पूछा जाता कि गढ़वाल के पहले स्नातक कौन थे, तब आंसर होते गोविंद प्रसाद घिंडियाल। ठीक है, लेकिन पहले विधि स्नातक कौन है? तारादत्त गैरोला। निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो इनमें से जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? राइट आंसर है WTO का, जो विश्व व्यापार संगठन है। इसका हेडक्वार्टर आपके कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड जो व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1995 में। यूनिसेफ की बात करें 1946 में बना, ये न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को की बात करें 1946 में बना, ये पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें 45 में बना, ये आपके वॉशिंगटन में है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में दिया गया था। दुगड्डा में मिशन स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो जो ईसाई धर्म के मिशनरीज थे वो लगातार प्रचार करते रहते थे ईसाई धर्म का, और उसी के क्रम में दुगड्डा में एक मिशन स्कूल स्थापित किया जाता है 1910 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो देखिए, चोल शिलालेखों में जो विद्यापीठ होते थे, जो स्कूल होते थे, इनके लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? उस भूमि को शाला भोग कहते थे। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब घटित हुआ था? देखिए, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जिसमें उत्तराखंड के भवानी सिंह रावत शामिल थे। पूछा जाता है कौन से व्यक्ति शामिल थे उत्तराखंड से? भवानी सिंह रावत। ये जो कांड हुआ था, इस गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, ये आपके 1930 में हुआ था। कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी? देखिए, कुमाऊं के अंदर जो परमानेंट छावनियां थी, इनका निर्माण उद्योग चंद के द्वारा करवाया गया था। इनका नाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उद्योग चंद जो है बाज बहादुर चंद के बेटे थे। ठीक है, 1688 में एक संधि होती है जिसे हम खैरागढ़ी की संधि कहते हैं। खैरागढ़ी की संधि उद्योग चंद और डोटी के राजा देवपाल के बीच होती है 1688 में। ठीक है, उद्योग चंद जो है एक इतिहासकार हैं, रुद्रदत्त पंत। तो रुद्रदत्त पंत उद्योग चंद को तपस्वी शासक कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन कहते हैं, किसको कहा जाता है? उद्योग चंद को। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? देखिए, जो ये लौह अयस्क खदान है कुद्रेमुख, ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का बाघ अभयारण्य आपके राजस्थान में है। ठीक है, तो सरिस्का वाला राजस्थान में है, उड़ीसा में सिमलीपाल है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है, जो सरिस्का है वो आपके राजस्थान में है। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो अगर आप MS एक्सेल पे काम करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है .xls। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब जो इसका एक्सटेंशन होता है ये होता है XLSX। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो आप इसको टिक करेंगे। ये पहले होता था, वर्तमान में अब ये चलता है। जो 2007 के पहले के सिस्टम है उन पे ये चलता है, जो 2007 के बाद के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उन पर ये चलता है। MS एक्सेल आया कब था? MS एक्सेल 1987 में आया था। ठीक है,
किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो बिजली की चमक और बादलों के गरज के साथ आपकी कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। यह किस प्रकार के बादलों की वजह से होती है? तो जो कपासी मेघ होते हैं उन्हीं की वजह से होती है संवहनी वर्षा। इस प्रकार की ये जो वर्षा है सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं, वहां पर ज्यादातर यही वर्षा होती है। ठीक है, पूरी संसार में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी होती है? ये तो केवल भूमध्य रेखा क्षेत्रों में होती है, पूरी दुनिया में ज्यादातर पर्वतीय वर्षा होती है। अल्मोड़ा के तालेश्वर में पौरव वंश के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? तो पौरव वंश के अभिलेख हमें अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिले 1915 में। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कुडनकुलम है। ठीक है, ये जो परमाणु संयंत्र है भारत के, इनको लेकर लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इनको देखेंगे। जो भारत का सबसे बड़ा है वो कौन है? कुडनकुलम। कहां पर है? ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये किस देश की मदद से बनाया गया है? इसे रूस की मदद से बनाया गया है। अगर बात करें भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। कलपक्कम की बात करें तो भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित जो परमाणु संयंत्र है वो कौन है? कलपक्कम। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। काकरापुरा परमाणु संयंत्र जो है ये आपके गुजरात में है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत के, जैसे कैगा है एक, कैगा भी कर्नाटक में है। नरोरा है, ये यूपी में पड़ता है। रावत भाटा ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? यह क्वेश्चन यूकेएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपियों का पता यशवंत सिंह कटौच के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी शाह ने किस स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो पृथ्वी शाह ने दूसरी राजधानी राजगढ़ी को बनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला, इसकी स्थापना 1902 में होती है। कौन करते हैं? महादेवी भटनागर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बी इसका पर ऑप्शन सी करना है इसको। ठीक है, मिसप्रिंट यहां पर हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं तो इनको हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा से आता है, महाभियोग लगता है, उसके बाद वो लोकसभा में जाता है। ठीक है, तो लोकसभा की केवल स्वीकृति चाहिए। मेन कहां से होता है? राज्यसभा से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड सामान्य पेपर का। हमने यहां पर 17वां मॉक टेस्ट को सॉल्व करा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 में से कितने मार्क्स आपके यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहां पर क्वेश्चन लिए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके कम से कम यहां पर 75 के अराउंड मार्क्स बनने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितनों के 75 तक मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।